हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। चलो चलो आज स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी और इसमें देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो है स्थिर और दूसरा क्या है? वैद्युतिकी, है ना। स्थिर वैद्युतिकी, इसका मतलब इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जब आवेश मेरा स्थिर अवस्था में हो तब, ठीक है। इन सब चीज़ों को आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों से सब डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हम बचपन में पढ़ के आए थे। बचपन कौन सा? 9th और 10th क्लास में, ठीक है। तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। परमाणु संरचना हमने पढ़ा था बेटा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखो कुछ इस तरीके की होती है और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई परमाणु ऐसा सा दिखता है, उसके अंदर कौन होते हैं? ये अंदर अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसको क्या बोला था? नाभिक बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? बचपन की बात है, मुझे पता है, आप लोगों को सब पता है, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या बोला था कि अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो हो गए, ठीक है। ये जो बाहर घूम रहे हैं इनको हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन। हमने क्या पूर्व पाषाण काल में लोगों ने नाम दिया था, बाबाओं ने, साइंटिस्ट वगैरह जो थे, है ना, उन्होंने बोला था। फिर भी तो एक जो परमाणु होता है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, है ना। एक सबसे बड़ी बात जो बेटा हमने बोला था कि परमाणु के ऊपर कौन सा आवेश रहता है। तो हमने क्या बोला कि परमाणु के क्या पढ़ा था उस टाइम पे? क्या पढ़ा था कि सर परमाणु के ऊपर तो कोई आवेश नहीं होता है। अच्छा, कोई आवेश नहीं होने का मतलब ये कि सर वो उदासीन है। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या है? वो उदासीन है। तो अगर परमाणु उदासीन है तो इसका मतलब साफ साफ है उदासीन है, न्यूट्रल है बेटा, उदासीन है। इसका मतलब साफ साफ है कि जितनी मात्रा में इसके ऊपर ऋणावेश होगा उतनी ही मात्रा में इसके ऊपर धनावेश होगा, उतनी ही मात्रा में इसके ऊपर धनावेश होगा, ठीक है। अब कौन सा धनावेश? अब कण तो इसके अंदर 3 है, इन तीनों में से कौन सा धनावेश कौन सा ऋणावेश ये हमको पता होना चाहिए। तो यहां पर ऐसा बोला गया, पहले ऐसा मान लिया गया, ठीक, ऐसा माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको तो बोला गया कि ये ऋणावेशित है, माना गया। और ये जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित है। धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज। और ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है ये कैसा है बेटा? ये है न्यूट्रल। ये कैसा है? ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ये उदासीन कण। यानी सर क्या मैं यूं कह सकता हूं अगर मेरा ये परमाणु उदासीन है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो ऋणावेशित यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये जो प्रोटॉन है ये समान मात्रा में पाए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, समान मात्रा में पाए जाएंगे। अब मन में ये सवाल आता है कि जब ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस करी कि ये सब होता है तो मैं यूं भी तो कह सकता हूं किसी बच्चे में, मतलब एक बार के लिए रिकॉल करा दें। आप लोगों को पता है, मुझे मालूम है, सब जानते हो इस चीज को कि भाई जो प्रोटॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा। बस यूं ही एक बार जानने के लिए लिख लेते हैं, बाकी मुझे पता है आप लोग जानते हो। जो जिस बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो वो देख सकता है। 10 की घात -27 होता है कि नहीं होता है? ये होता है kg, ठीक है। क्या होता है? ये kg होता है। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूंगा बेटा तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। जानते हैं ये चीजें। दूसरी बात, अगली बात अगर मैं करूं तो यूं बोला जाए कि सर इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है इनके ऊपर आवेश का परिमाण कितना होता है। तो जैसे मैं बोलूंगा कि बेटा इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है। और कूलाम, कूलाम क्या है? ये मात्रक है किसकी? आवेश की, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम से रखी गई है ये। ऐसे ही अब क्योंकि ये ऋणावेशित कण है इसलिए इसके आगे लग जाता है माइनस। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा कि उसके ऊपर कितना आवेश होता है तो मैं ये लिखूंगा कि इसका परिमाण तो बिल्कुल उतना ही रहेगा। कितना? 1.6 गुणा -10 की घात 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और बेटा इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कैसा होगा? धनावेशित। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने बचपन में पढ़ी थी। और देखो
इससे भी अच्छी बात और अपन डिस्कस करते हैं। बेटा ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ यूं ही नहीं कर रहा हूँ, जब हम आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब हमारे ये सब चीजें काम में आएंगी। ठीक है, जो अब देखो जरा ये सारी चीज दिख रही है, तो अगर किसी अनपढ़ से भी पूछा जाए कि इसके अंदर से जो घूम रहे हैं इनमें से कौन से कण को निकालना आसान रहेगा, तो वो बोलेंगे सर ये हाथ ऐसे आएगा और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा इसके हाथ में। कौन आएगा? ये इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे, और ये इसको निकाल करके ले जाएगा। लेकिन इसको भी निकाला जा सकता है क्या? तो बेटा यूं बताओ, जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इसको निकालना लगभग असंभव सा रहता है कि प्रोटॉन को मैं किसी नाभिक के अंदर से निकाल रहा हूं, देखने पर ये पता चल रहा है। तो मैं जो मोटी मोटी बात आपको समझाना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, किसी परमाणु के अंदर आना और जाना सिर्फ किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। किसका होगा? इस इलेक्ट्रॉन का होगा। परमाणु के अंदर नाभिक में जो प्रोटॉन पाए जाते हैं वो कभी भी नहीं निकलेंगे। तो अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध लो कि हमेशा 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 आना और जाना किसका लगा रहेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन कभी भी नहीं आएंगे और जाएंगे। आया समझ में ना? ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी। यहां से मुझे ये पता चला, एक जो प्रॉपर्टी है आवेश की वो ये पता चली कि अगर सर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आवेश को स्थानांतरित कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, वही तो कर रहे हैं। अगर आवेश, अब चाहे वो ऋणावेशित हो या फिर मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो ऋणावेश है। अब वो ऋणावेश है या धनावेश है, लेकिन है तो आवेश। समझ में आई बात? है तो आवेश, इसका मतलब आवेश आ जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जा सकता है। समझ में आई बात? बहुत अच्छी बात। जब ये चीजें अपने को क्लियर हो गई, तो मैं यूं कहूं, थोड़ा सा आगे बढ़ूं और इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करूं, पर उससे पहले मैं यूं चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पेन नीचे, गर्दन ऊपर करके देखें इजीली। देखो जरा, मैं ऐसा मान के चलता हूं बेटा कि मेरे पास तीन वस्तुएं हैं, ये ए और ये बी। देखो अच्छा नहीं बना, इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, है ना? ये बी देखो लो, और ये सी, ठीक है, और ये सी। समझना मेरी बात को ध्यान से, ए बी और सी। देखो प्रारंभिक स्थिति में बेटा मैं यूं मान लेता हूं कि सबके ऊपर सब कैसे हैं? उदासीन है। सबके सब कैसे हैं? उदासीन। उदासीन कहने का उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 प्रोटॉन है, ऐसे इसके ऊपर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये 10 प्रोटॉन है, ये भी क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है, और इस पे भी क्या है? 10 प्रोटॉन है। यानी प्रारंभिक अवस्था में बेटा ये सारे के सारे कैसे हैं? उदासीन है। आया ना? चलो देखो जरा, अगर उदासीन है, अब हमने क्या बोला कि कुछ भी चीज आएगी या जाएगी, दोनों आवेशों में से अगर कोई सा भी आवेश आएगा या जाएगा तो वो कौन होगा? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेटा ये तो प्रारंभिक स्थिति थी। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां ले आता हूं। कहां ले आता हूं? यहां ले आता हूं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से यहां ले आया। क्यों? क्योंकि अभी अभी क्या देखा था कि स्थानांतरित कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। चलो देखो, अगर ये बात हो गई तो अब अपन बात करते हैं बेटा कि इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रहे और कितने प्रोटॉन। तो मैं यूं बोलूंगा कि इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, और 10 प्रोटॉन है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा बेटा, तो यहां पर देखो मजे की बात क्या आई कि यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, ठीक है। और ये तो दोनों बराबर ही है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, यानी ये तो अभी भी क्या है? उदासीन ही है। लेकिन यहां से मुझे क्या चीज क्लियर हो रही है बेटा कि यदि मुझे किसी को यूं परिभाषित करना हो कि ये ऋणावेशित वस्तु है या ये धनावेशित वस्तु है, तो उसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे हम? तो देखो जरा कैसे बनाएंगे। देख बेटा यहाँ पे ध्यान से देख, ये है ऋणावेश, ये है धनावेश। तो प्रोटॉन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है या ज्यादा है?
तो हम यूं कहेंगे कि सर इस वाली परिस्थिति में प्रोटॉन का मान तो है ज्यादा, किससे? इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहां पर अगर देखा जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ज्यादा होगी, किससे? प्रोटॉन से। बिल्कुल दिख रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने कौन सा आवेश माना है? ऋणावेश। तो जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया और इसकी संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाली जो वस्तु है बेटा, ये कैसी होगी? ऋणावेशित। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, यहां पर क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब धनावेश ज्यादा है, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित। कैसी हो जाएगी? धनावेशित। समझ में आई बात? अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात है परिभाषित, मैं यूं बोलूंगा कि कौन सी वस्तु ऋणावेशित, तो मैं यूं कहूंगा जिस वस्तु पर, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो वस्तु तो कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, उनके ऊपर आवेश कैसा है? ऋणावेश। ठीक है। दूसरी बात, जिस वस्तु से, वहां पर था, यहां पर से, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित। कैसी हो जाएगी? धनावेशित। तो इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि सर इससे तो है गए और इस पर आए, तो जिस पर आए वो नेगेटिव, जिससे गए वो पॉजिटिव। आया समझ में? ऐसे ही बेटा अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो बेटा चलो मान लेते हैं कि द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, बहुत ही कम है, -10 की घात -31 है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गए उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जिस वस्तु से गए उस वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ पा रहा था बेटा मेरी बात को? ठीक है। तो एक और अच्छी बात मेरे को ये समझ में आई यहां से कि भाई इलेक्ट्रॉन जिससे जाएंगे, जिस पर जाएंगे, तो कौन धनावेशित होगी, कौन ऋणावेशित होगी, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब जब ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो देखो जरा, अब हम आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों के ऊपर। ये बेसिक सा डायग्राम था बेटा। ये जो डायग्राम मैंने समझाया है और इससे जो मोटी मोटी बात मैंने बताई उसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आवेश की तो उनमें ये सब चीजें हमारे काम में आएंगी। चलो तो देखो अब पढ़ते हैं हम आगे, अगली स्लाइड के ऊपर स्थिर विद्युतिकी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मैं उस बारे में चर्चा करूंगा जब मेरा आवेश कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। तो देखो जरा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है, ये वो होती है स्थिर विद्युतिकी। यही मैंने समझाया था, यही लिखा हुआ है। ऐसे ही मैं यूं बोलूं, एक अनावेशित परमाणु में, यानी परमाणु कैसा है? उदासीन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। मैंने ये बात भी समझाई थी। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश देखो, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है। जब ये सारी बातें अपने को समझ में आ गई तो देखो अब आगे यहां देखते हैं कि भाई विद्युत आवेश को कैसे मैं परिभाषित करूंगा। तो बेटा इसको परिभाषित करने के लिए क्या बोलेंगे कि यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देख लो जरा, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के चारों ओर विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। अब ये कुछ अनावेशित कण दे रखे हैं, मतलब कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे ये, ऐसे ही अल्फा कण। तो ये मोटी मोटी बातें समझ में आई। एक और अच्छी बात मैं डिस्कस करता हूं कि इसकी जो मात्रक और जो विमाएं होंगी वो क्या होंगी। तो बेटा जो इसकी मात्रक मैंने बताई थी, इसकी क्या बोला था? ऐसा यूनिट तो कितनी होगी? कूलम होगी कि नहीं होगी? और सीजीएस जो यूनिट होती है, सीजीएस में मात्रक जो इसकी सीजीएस होगी, सीजीएस पद्धति में वो होगी ईएसयू। ठीक है, ईएसयू। आया समझ में? तो देखो जरा, ऐसा ही पद्धति में भी देख लिया और सीजीएस पद्धति में भी देख लिया हमने। अब यूं देखते हैं बेटा, जो समझने वाली बात है वो ये है कि सर मेरे को अगर मात्रक और विमाएं निकालनी होंगी तो मैं कैसे निकालूं? तो बेटा हम बिल्कुल 11th में ये चीज पढ़ के आए थे। देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं यूं कहूंगा कि आई जो होता है, ठीक है, आई क्या है?
Q/T होता है, I क्या होता है बेटा, Q/T होता है। अब यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, और I क्या है, धारा है। और धारा किससे लिखी जाती है, एम्पियर में लिखी जाती है। लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती। अगर मैं विमाओं की बात करूंगा बेटा, तो जो इसकी विमा होगी वो क्या होगी, इसकी तो A होगी और इसकी T होगी। तो यहाँ से Q की विमा मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, A और T। थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो जिसमें तुम्हें मजा आए तो इसको सजा के थोड़ा ऐसे भी लिखा जा सकता है, M0 L0 A की घात 1 और T की घात 1। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी विमा हो गई, ये इसकी विमा हो गई। समझ में आई बात। ऐसे ही मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक मैंने पहले भी बता दिया, मैं फिर से बता देता हूं। इसकी SI पद्धति में जो मात्रक होती है वो होती है कूलाम, C से उसको हम दर्शाते हैं। और CGS पद्धति के अंदर बात करूंगा तो वो होती है ESU। अब कूलाम और ESU के अंदर क्या चीजें, क्या मतलब उसके अंदर रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो जरा एक बार, यहाँ देखो ये सारी चीजें लिखी हैं, आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें एक के बाद एक आती चली जाएंगी। देखना जरा बेटा, क्या मैंने बोला था कि आवेश के प्रकार, होल्ड करना, अभी मैं मात्रक की बात करूंगा। आवेश के प्रकार मुझे क्या पता चले, दो होते हैं, एक तो होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे यह प्रोटोनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। बढ़िया, मेरे को समझ में आया। मैं क्या बोलूंगा कि भाई जहां पर प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो कैसा, धनावेश। उल्टा भी बोल सकता हूं, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जिस वस्तु में तो वो कैसी, धनावेशित। अगर ऋणावेश की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक। या फिर यूं भी कह सकते हैं, जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है उसको मैं क्या बोलूंगा, ऋणावेश। बहुत बढ़िया। अब देखो ये आवेश की इकाई की अगर हम बात करेंगे तो बेटा जो SI पद्धति के अंदर मैं बात करूंगा तो SI में देखो ये कूलम 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 कूलम। अब सर ये सब चीजें क्या है, ये बेटा मिली यानी 10 की घात -3। ये माइक्रो होता है 10 की घात -6। इसको हम बोलते हैं नैनो 10 की घात -9। ये नैनो कार नहीं है बेटा, ये n होता है जिसको कैसे लिखा जा सकता है, 10 की घात -9 से। ऐसे बोलेंगे। आवेश की CGS इकाई बोलेंगे, स्थिर वैद्युत इकाई बोलेंगे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ESU। देखो एक कूलम बराबर कितना होता है, ये ध्यान रख लेना, 3 × 10 की घात 9 ESU। ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने तुमको वहां पर विमाएं निकाल के बताई थी, तो विमा के अंदर मैं क्या बोलूंगा, आवेश की विमा सूत्र, यहाँ पर ये M0 L0 T1 और ये बेटा A1 है। सही कर लेना, इसको कैसे लिखेंगे, A1 है। मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। M0 L0 T1 और A1 आया समझ में। ठीक है, यानी अभी तक मैंने ये पढ़ लिया कि स्थिर वैद्युति के अंदर क्या होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या पढ़ी, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, आवेश की मात्रक क्या है, आवेश की विमा क्या है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब देखो जरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आवेश के गुणधर्म। अब देखो इसमें ये प्रॉपर्टीज आ गई बेटा। इस प्रॉपर्टी में देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अदिश और सदिश आप लोगों को अच्छे समझ में आते हैं क्या। अदिश का मतलब क्या होता है, ये वो राशियां होती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उनका कुछ मान होता है लेकिन उनकी दिशा नहीं होती है। तो ऐसी राशियां जिनका मान होता है परंतु कोई दिशा नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि। और ऐसा बोला जाए कि भाई उनके कुछ परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी हो तो उनको क्या बोलेंगे, सदिश राशि। अब क्योंकि ये जो आवेश है ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये किसको फॉलो नहीं करता। फॉलो कहने का मतलब कि ये उसका अपने सदिश योग का अनुसरण नहीं करता है। समझ में आई बात। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बीज गणितीय रूप है इसका। बीज गणितीय मतलब कैसे, कि सिंपली जोड़ देते हैं कि किसी वस्तु में मेरे कुल आवेश निकालना होगा तो मैं लिखूंगा +Q1। अब उसके ऊपर धनावेश भी है ऋणावेश भी है तो मैं कैसे लिखूंगा, +Q1 प्लस माइनस का Q2। ठीक है, अगर कुछ मात्रा में है, इनको सीधा बीज गणित में जैसे जोड़ते हैं हम वैसे ही जोड़ देते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो आवेश है बेटा, ये जो आवेश है ये कैसी राशि है, ये है अदिश राशि। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ अगर आप चले कि आवेश कैसा है, स्थानांतरणीय है, तो बिल्कुल सही बात है,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने डिस्कस करा था वो जो परमाणु की संरचना में कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये है कि किसी वस्तु को आवेशित करना अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है। आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं और आ सकते हैं। बेटा अपने दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ये चीज को समझ ले कि प्रोटॉन नहीं जाएंगे, जाएगा तो कौन, इलेक्ट्रॉन, आएगा तो भी कौन, इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? चलो, जब ये सारी चीजें मेरे को क्लियर हो गई तो देखो जरा नेक्स्ट के अंदर चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आवेश संरक्षित राशि है। बिल्कुल, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहता है। आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर में छोटा सा एग्जांपल, अगर वैसे तो समझ में पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन आगे मैं जरूर समझा दूंगा। जैसे 1H2 + 1H2 बराबर में 1H2 + 1H2 बराबर में 2He4 बराबर में वो वाला साइन नहीं, ये वाला, जैसे ये 1H2 + 1H2 ये 2He4, ये सब रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, वहां आगे जाके पढ़ेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखो, किसी विलगित निकाय के अंदर आवेश हमेशा सदैव 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 संरक्षित रहता है। अगली प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सवाल भी बनते हैं छोटे छोटे, आवेश का क्वांटीकरण। बेटा मैं यूं कहूंगा, अभी के लिए तो हम यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटी इकाई है आवेश की। यूं मान लो कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन आगे जब जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना पढ़ेंगे तो वहां पर मैं क्वार्क के बारे में बात करूंगा। उससे भी छोटा जो है क्वार्क है, लेकिन वो नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है, ज्यादा चर्चाएं किसकी होती हैं, इलेक्ट्रॉन की होती हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा माना गया है ऐसा। तो देखें जरा, मैं यूं कह दूं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर, बेटा मेरा मानना यह है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, और इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं है। मैं इसके बारे में बता रहा हूं, क्वांटीकरण के बारे में, तो समझना बहुत जरूरी है। तो मैं यूं बोलूंगा कि एक वस्तु से अगर दूसरी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो बेटा कैसे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए। क्या मेरा ये कहना सही होगा कि सर एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.25 इलेक्ट्रॉन चले गए? अरे जो चीज खुद में ही सबसे छोटी है बेटा, क्या वो आधी हो सकती है? नहीं हो सकती। यही क्वांटीकरण का नियम बताता है कि भाई देखो, इसका सिद्धांत देखो, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज कैसे, देखो पूर्ण गुणज कैसे, Q बराबर ±NE ऐसे। अब बेटा ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया आवेश का मान। अब कोई वस्तु धनावेशित है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गए हैं। अब कोई वस्तु ऋणावेशित है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब ये जो आना और जाना जो हुआ है, ये किसको दर्शाएगा, आवेश की प्रकृति को, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये प्लस जो होता है ये क्या वो दर्शाएगा कि वस्तु कैसी है, धनावेशित। बेटा ये माइनस क्या दर्शाएगा कि वस्तु कैसी है, ऋणावेशित। n का मान क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही बताता हूं, देखो n का मान होगा 1 2 3 4 और e का मान बेटा हम सब जानते हैं, e का मान कितना है, मत बताओ सर हमें सब पता है, पर कुछ को तो नहीं पता होगा, तो जिसको नहीं पता वो देख लो। तो यही है बेटा क्वांटीकरण का नियम, है ना। इसके ऊपर देखो सब चीजें लिखी हुई है, Q बराबर ±NE। ठीक है, यहाँ पर मैंने यही चीज लिखी, आप लोगों को समझा भी दिया। तो एक बार देखो जरा, वर्तमान में आवेश के कुल कण, अब ये सब क्वार्क की बातें हैं जो मैं आगे करूंगा डिस्कस, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट आते हैं कि सर हमारे गुरुजी ने कभी हमें क्वार्क के बारे में बताया था, तो कभी बताया था, तो बेटा मैं पढ़ लो आप। आगे मैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब जाऊंगा तो परमाणु की संरचना में वहां पर मैं डिटेल में 5-7 मिनट इसके ऊपर बात हम करेंगे। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं जरा कि क्या कह रहा है। देखो मैं यूं कहूं कि किसी वस्तु पर आवेश, अब बेटा देख आवेश कौन सा है, ये धनावेश है। धनावेश है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना। आवेश है तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मुझे सिर्फ ये पता है, अगर धनावेश है तो क्या बोलूंगा, +NE। अब यहां पर ये n क्या बताएगा मेरे को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q का मान कितना है बेटा, 11.2 × 10⁻⁻19 बटे में E का मान कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो सब बच्चों को समझ में आ रहा है, इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है।
अब देख बेटा यहाँ से n का मान सदैव 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 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरों में ही आएगा, कभी भी ऐसा नहीं आएगा 1.2। ठीक है, यही तो क्वांटीकरण का नियम कहता है। तो जब मैं इसको काटूंगा तो बेटा ये 7 से जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई वो कितनी आई, वो आई 7। बेटा ये बहुत ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये पूछा जाता है, मेडिकल में भी ले लो, जेई में भी ले लो, है ना, और 12वीं बोर्ड में भी आते हैं ये चीजें। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को काफी अच्छे से ये चीज समझ में आ गई है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, बाकी चीजें हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बची हुई हैं। अभी तक जो हमने सोचा, जो हमने समझा, जो तुमने सुना और जो मैंने बोला, वो सब सुनो जरा एक बार क्या क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। ठीक है, जब आवेश मेरा कैसा रहे, स्थिर अवस्था में रहे। दूसरी बात अगर मैं बात करूंगा, फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको, वो परमाणु की संरचना अच्छे से समझ में आ गई थी। चलो बहुत बढ़िया, जब वो अच्छे से समझ में आ गई थी उसके बाद आगे हम बढ़े थे तो हमने आवेश बोला था, आवेश कितने प्रकार का बोला था, धनावेश और ऋणावेश। दूसरी बात फिर उसके हमने गुणधर्म की तरफ आए थे। नहीं सर, उससे पहले आपने हमें मात्रक और उसकी विमाएं बताई थी, तो बिल्कुल अच्छे से मैंने आप लोगों को मात्रक भी बता दी थी, एसआई पद्धति भी बता दी थी, सीजीएस पद्धति भी बता दी थी, और उन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो भी पढ़ा दिया था। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा कि सर आगे क्या हुआ था, आगे ये हुआ था कि जो उसके गुणधर्म की बात करी थी, गुणधर्म में मैंने क्या बोला कि अदिश राशि होती है, संरक्षित रहता है, स्थानांतरित रहता है। कौन, आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं सर, उसी के बारे में बताओगे आप, बिल्कुल सही बात। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मैंने एक बात बताई, क्वांटीकरण का नियम। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया, सही लग रहा है ना भाई, आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम पढ़ डालेंगे। तब तक के लिए मौज करो और कॉपी किताब लेकर के पढ़ो, इनको लिखो साथ साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।